आज हम आप लोगों के लिए बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग शुरू करने जा रहा हूं, जिसका पहला टॉपिक है ओम्स लॉ। पहला टॉपिक है ओम्स लॉ, जो आप लोग बहुत दिनों से क्लास 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए, क्योंकि दो तरह के एलिमेंट होता है, एक एक्टिव एलिमेंट्स और एक पैसिव एलिमेंट्स। ये दो तरह के एलिमेंट का स्टडी हम लोगों को बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में करना है। तो एक्टिव एलिमेंट किसको बोलते हैं भाई? एक्टिव एलिमेंट को आप सीधा बोल सकते हैं एनर्जी प्रोवाइडर। एनर्जी प्रोवाइडर। और ये आपका हो गया पैसिव एलिमेंट, हो गया एनर्जी कंज्यूमर। एनर्जी प्रोवाइडर एंड एनर्जी कंज्यूमर। तो एनर्जी प्रोवाइडर मीन्स व्हाट? ऐसा एलिमेंट्स जो सिस्टम को, सर्किट को एनर्जी प्रोवाइड करे। विदाउट एनर्जी कुछ नहीं होने वाला है। विदाउट एनर्जी आपको करंट मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसके लिए क्या चाहिए? सप्लाई चाहिए, वोल्टेज चाहिए। तो जो एनर्जी सिस्टम को, सर्किट को देता है, दैट इज कॉल्ड एक्टिव एलिमेंट्स। जो एनर्जी कंज्यूम करता है, एनर्जी स्टोर करता है, वो आपका क्या कहलाएगा? पैसिव एलिमेंट्स। तो एक्टिव एलिमेंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज दैट टाइप ऑफ एलिमेंट्स which provide energy to the circuit. It is that type of element which provide energy to the circuit is called active element. एक्टिव एलिमेंट्स। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल क्या सब हो जाएगा बोलिए? जैसे बैटरी हुआ, जनरेटर हुआ, ये सारा चीज जो एनर्जी देने का काम करता है, वो किसका एग्जाम्पल होगा? एक्टिव एलिमेंट का। और पैसिव एलिमेंट किसको बोलेंगे? पैसिव एलिमेंट। इट इज दैट टाइप ऑफ एलिमेंट्स which consumes energy or store energy। यानी जो एनर्जी को कंज्यूम करे या स्टोर करे, दैट टाइप ऑफ एलिमेंट इज नोन एज पैसिव एलिमेंट्स। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? रेसिस्टर। दूसरा क्या होगा? कैपेसिटर। तीसरा क्या होगा? इंडक्टर। तो
रेसिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर आपका किसका एग्जांपल हो गया? पैसिव एलिमेंट्स का। और बैटरी हो गया, जनरेटर हो गया, सेल हो गया, ये सब किसका एग्जांपल है? एक्टिव एलिमेंट्स का। तो किसी भी सर्किट में दोनों एलिमेंट आपको मिलेंगे, एक्टिव एलिमेंट भी मिलेंगे और पैसिव एलिमेंट भी मिलेंगे। तो एक्टिव एलिमेंट का काम क्या है? जो करंट को क्या कराएगा? सर्किट में फ्लो कराएगा। सप्लाई मिलने के बाद करंट इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो करेगा तो आपको करंट मिलेगा, जो आप लोग ऑलरेडी जान रहे हैं। जो करंट क्या है, बहुत पहले से पढ़ रहे हैं आप लोग ये बात। तो रेसिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ये तीन जो आपको हम दिखा रहे हैं, ये तीन क्या हो गया आपका? पैसिव एलिमेंट्स। तो एक्टिव एलिमेंट्स और पैसिव एलिमेंट्स। अब आप ये बताइए, ओम्स लॉ आप लोग आराम से जान रहे हैं, आप लोगों के पास ओम्स लॉ की जानकारी अवश्य होगी, नहीं होने का कोई सवाल नहीं है। फिर भी हम थोड़ा बहुत आपको बतलाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे फिर बढ़ के और नई नई बातों की जानकारी लेंगे। तो ओम्स लॉ, ओम्स लॉ एट कांस्टेंट temperature and pressure, at constant temperature and pressure, ये कंडीशन है, टर्म्स एंड कंडीशन है किसके लिए? ओम्स लॉ के लिए। ये होना चाहिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर V is directly proportional to I, यानी सप्लाई वोल्टेज जो है वो उसमें फ्लो होने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। कब होंगे? जब क्या होना चाहिए? टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। एक्चुअली टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट क्यों कहा गया? ये रेसिस्टेंस है आपका, जिसको हम R से डिनोट करते हैं। ये सप्लाई है आपका, ये V हो गया। ये पॉजिटिव टर्मिनल्स है, ये निगेटिव टर्मिनल्स। ऑब्वियसली करंट इसमें फ्लो करेगा कहां से? सेल में करंट ऑलवेज कहां से कहां फ्लो करता है? निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। अब ये आपका A है और ये B है, तो A में करंट यहां इन करेगा और B से यहां करंट निकलेगा। तो ये करंट का डायरेक्शन जो है वो क्या बतला रहा है? ये A का जो पोटेंशियल है VA और B का जो पोटेंशियल है VB, ये A का पोटेंशियल क्या है? VA, B का पोटेंशियल क्या है? VB। ऑब्वियसली VA इज ग्रेटर देन VB। VA का मान VB से ज्यादा है, तभी तो करंट A से B फ्लो कर रहा है, क्योंकि करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो ऑब्वियसली ये पोटेंशियल का मान इस पोटेंशियल से क्या होगा? ज्यादा होगा। अब बतलाइए, ये R अगर फिक्स है, R का वैल्यू यदि हम फिक्स कर दें, कांस्टेंट कर दें, तो ये V बढ़ाने से ये I क्या होगा? बढ़ेगा, या V घटाने से ये I क्या होगा? घटेगा। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I व्हेन R क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्योंकि टेम्परेचर को यदि कांस्टेंट नहीं किया जाए तो टेम्परेचर रेसिस्टेंस को क्या करेगा? कांस्टेंट रहने नहीं देगा। टेम्परेचर
रेसिस्टेंस को कांस्टेंट रहने नहीं देगा, क्योंकि हम जानते हैं आर टी इज इक्वल टू होता है R0 1 प्लस अल्फा डेल टी। ये बात हम लोग जान रहे हैं, सब कुछ पहले से जाना हुआ चीज है। तो आर टी मतलब क्या हो गया, रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेंटीग्रेड, R0 हो गया रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अल्फा हो गया टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, डेल्टा टी हो गया राइज इन टेम्परेचर या चेंज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर को चेंज करने से आर टी का वैल्यू चेंज होगा। टेम्परेचर को यानी डेल्टा टी पे आर टी क्या कर रहा है, आपका डिपेंड कर रहा है। आर टी आर नॉट पे भी डिपेंड कर रहा है, आर टी आपका डेल्टा टी पे भी डिपेंड कर रहा है। तो टेम्परेचर को यदि कांस्टेंट हम नहीं रखेंगे तो आपका रेसिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहेगा, रेसिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहेगा तो ओम्स लॉ में आपको परेशानी होगी। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I when and only when R must be constant। तो R को कांस्टेंट रखने के लिए टेम्परेचर को हमने, टेम्परेचर और प्रेशर को क्या किया, कांस्टेंट किया। अब यहां देखिए V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जब भी हम प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो V बराबर IR, ये सब आदमी जान रहे हैं, ये जानने में कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं। आप लोग ये भी जान रहे हैं जो करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में करंट फ्लो करता है। जिस तरह से आपका वाटर लिक्विड हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो करता है, उसी तरह से करंट भी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में फ्लो करता है। अब देखिए एक चीज यहां से आपको क्लियर हो जाएगा, ये कोई टैंक है, और ये आपका मोटर है, टैंक है और मोटर है। तो मोटर का यूज हम करके ये जो आपका लैंड वाटर है, जमीन के अंदर का जो पानी है, इसको आप यहां से क्या करते हैं, सीधा टैंक में डालते हैं। चूंकि वाटर यहां से जा रहा है कहां से, लो प्रेशर से कहां जा रहा है, हाई प्रेशर, इसीलिए यहाँ पे किस चीज की जरूरत हुई, एडिशनल फोर्स की जरूरत हुई। वो एडिशनल फोर्स आपको प्रोवाइड कौन करता है, मोटर। अगर ये मोटर नहीं रहे तो वाटर, जमीन के अंदर का वाटर क्या अपने आप इस टैंक में चला जाएगा, कभी नहीं जाएगा। तो इस नहीं जाने के कारण हमको यहाँ क्या लगाना पड़ा, मोटर लगाना पड़ा। मोटर क्या किया, एडिशनल फोर्स प्रोवाइड किया, एडिशनल एनर्जी प्रोवाइड किया। वो एनर्जी जो हम यहाँ कंज्यूम कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, वह एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन यहां से वो क्या कर रहा है, वाटर को उठा के एक हाई प्रेशर पे जाके वाटर को जमा कर रहा है। जमा कर दिया। अब जमा करने के बाद जब ये टैंक आपका फुल हो गया वाटर से, तो फिर आप इसको घर में ले जाते हैं। घर में कहीं भी आप अपना टैप अगर खोलते हैं तो घर में टैप खोलने से आपको क्या मिलता है, वाटर मिलता है। बिना मोटर ऑफ है फिर भी आपको वाटर मिल रहा है, क्योंकि ये एनर्जी जो हमने यहाँ लगा रखा, वो एनर्जी यहाँ पे कंजर्व्ड है, और वो एनर्जी के चलते वाटर हाई प्रेशर से लो प्रेशर अपने आप आपको मिल रहा है। लेकिन ये अगर घटते जाएगा, पानी का लेवल घटते जाएगा, तो वाटर का फोर्स भी घटते जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा जब आपको पानी नहीं रहेगा तो आपको पानी यहां नहीं मिलेगा। तो क्या हो गया, वाटर या लिक्विड हाई प्रेशर से लो प्रेशर अपने आप ड्यू प्रेशर डिफरेंस के चलते फ्लो करता है। उसी तरह से ये जो आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ये रेजिस्टेंस है, ये एक बैटरी है। अब देखिए ये आपका A है और ये आपका B है, तो ये निगेटिव टर्मिनल है और ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल।
जब आप इस नेगेटिव टर्मिनल के आगे में एक इलेक्ट्रॉन यहां रख देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट आपका ऐसा हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन को ये नेगेटिव टर्मिनल क्या करेगा, रिपेल करेगा, जबकि ये पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये इलेक्ट्रॉन का यहां से यहां तक आना, इस इलेक्ट्रॉन का यहां से यहां तक आना एकदम आसान काम है। वो इसके रिपल्सन फोर्स के कारण, इसके अट्रैक्शन फोर्स के कारण ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। और इस इलेक्ट्रॉन को एक रेसिस्टेंस से भी पार करना है जिसमें कुछ एनर्जी का क्या होना है, खर्चा होना है, एनर्जी कंज्यूम होना है। तो एनर्जी यहाँ पे खर्च होगा। खर्च होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल पे पहुंचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन जहां से चला था वहां पहुंचना चाहेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन वहां नहीं जाता है तो आपका सर्किट पूरा नहीं होगा। तो सर्किट पूरा करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन को यहां जाना जरूरी है, लेकिन वो आपके क्या है, लॉ के अगेंस्ट है। क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल इस इलेक्ट्रॉन को यहां से जाने नहीं देगा, ये निगेटिव टर्मिनल यहाँ पे आने नहीं देगा। तो ये जो हम लॉ के अगेंस्ट इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है उसके लिए यहाँ पे एडिशनल फोर्स की जरूरत होगी, जिस फोर्स को हम लोग बोलते हैं EMF। क्या बोलते हैं, EMF। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का काम वही है जो इस मोटर का काम है। मोटर क्या करता है, वाटर को लो प्रेशर से हाई प्रेशर पे भेजने का काम करता है। और EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वह एडिशनल फोर्स प्रोवाइड करता है जो इस सेल के द्वारा मिलता है, जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कराता है इनसाइड द सेल। तो करंट जो सेल के अंदर मिलता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो सेल के अंदर होता है वो किसके कारण होता है भाई, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के कारण। तो जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऐसा होगा तो ऑब्वियसली आपका करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा, क्योंकि करंट जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन का अपोजिट होता है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं VA जो होगा वो क्या है, VA का वैल्यू VB से बड़ा है, तब तो करंट फ्लो करता है कहां से कहां, A से B। समझ गए बात। तो ये बैटरी का काम क्या है, बैटरी एक पोटेंशियल डिफरेंस कौन पैदा किया, ये सेल पैदा किया। उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट आउटसाइड द सेल होगा, लेकिन इनसाइड द सेल जो होगा वो किसके कारण होगा, EMF के कारण होगा। तो EMF क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को मूव कराता है किसमें, इनसाइड द सेल। तो आप जान के रखिए जो कि लिक्विड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, इन सिमिलर वे करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब आया रेसिस्टेंस। आप इसका नाम आराम से जान रहे हैं। रेसिस्टेंस क्या है, रेसिस्टेंस का काम क्या है, जो रेसिस्टेंस क्या करता है, it opposes the flow of electron. It opposes the flow of electron। तो ये किसको अपोज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को कर रहा है या करंट को कर रहा है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का काम क्या हो गया, अपोजिशन। किसको, करंट को फ्लो करने में जो अपोज करता हो दैट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। अब यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस आप लोग जान रहे हैं। यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है भाई, ओम होता है। बच्चा क्लास से आप लोग पढ़ रहे हैं, इस बात को पढ़ रहे हैं, ओम होता है। अब बतलाइए, यदि आपको 1 किलो ओम लिखें तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होगा 10 to the power 3 ओम। अगर हम 1 मेगा ओम लिखें इसका मीनिंग क्या होगा, 10 to the power 6 ओम। अगर हम लिखें 1 मिली ओम तो इसका मीनिंग होगा
10⁻³ ओम। अगर हम लिखें 1 माइक्रो ओम, इसका मीनिंग होगा 10⁻⁻6 ओम। तो ये यूनिट, ये जानकारी आपको होना चाहिए, क्योंकि इसका यूज हम लोग आगे के सर्किट में रेगुलर करेंगे और इसका यूज कॉन्टिन्यूसली होगा। तो ये चीज आपको जान के रखना चाहिए, इसको चेंज करने के लिए जान के रखना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, ये भी जान रहे हैं आप लोग, लॉस ऑफ रेसिस्टेंस। लॉज ऑफ रेसिस्टेंस, मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है आपका, जिसका लेंथ है L और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका है A। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है आपका A। तो इसका रेसिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो इसका रेसिस्टेंस के लिए लॉ है, वो पहला है, जो कि रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, L। अब आइए, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या हो जाएगा, A इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये क्या हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब अगर ये दोनों को मिलाएंगे हम, तो R बराबर क्या हो जाएगा भाई, रो। R बराबर R इक्वल टू R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। अब यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो उसको हटाने का काम करेंगे, तो क्या हो जाएगा, R इक्वल टू रो L/A। तो रो क्या हो गया, एक कांस्टेंट। रो क्या हो गया, एक कांस्टेंट। जिस तरह से V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I था, तो V बराबर क्या हो गया, IR। तो R यहाँ पे क्या हो गया, कांस्टेंट, और इसी को हम लोग क्या बोलते थे, रेसिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। उसी तरह से यहाँ पे जो रो हुआ, वो रो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज कांस्टेंट एंड it is known as resistivity, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। तो इट इज नोन एज रेसिस्टिविटी। तो अब यहां देखिए आप, रेसिस्टिविटी क्या होता है। रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है सिर्फ किस पे, नेचर ऑफ मटेरियल। यानी मटेरियल अगर बदल देंगे हम, तभी किसी भी मटेरियल किसी का रेसिस्टिविटी बदलेगा। अगर मटेरियल सेम रहेगा तो रेसिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं होने वाला है, ये बात आप हमेशा याद रखिए। तो क्या जानिएगा आप, ये जान लीजिए, रेसिस्टिविटी ओनली डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द मटेरियल। यानी ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, नेचर पे। यानी आप अगर मटेरियल बदलेंगे तो रेसिस्टिविटी बदलेगा, अदरवाइज रेसिस्टिविटी आपका सेम मटेरियल के लिए सेम रहने वाला है, वो बदलने वाला नहीं है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, R बराबर रो L/A, ठीक है। तो अब यदि हमको रो का यूनिट निकालना है तो क्या लिखेंगे, R इंटू A अपॉन L इज इक्वल टू रो लिखेंगे। यस, तो क्या हो जाएगा बोलिए, तो R का यूनिट ओम, A का यूनिट मीटर स्क्वायर और L का यूनिट मीटर। तो मीटर मीटर कट गया,
बचा क्या भाई, ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ, क्या बोलेंगे, ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। ये किसका यूनिट है, रेसिस्टिविटी का। ठीक है, अब बताइए एक चीज, यहां तक समझ गए? ये सब कुछ आप लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, फिर भी हम उसको रिपीट करते रहें ताकि थोड़ा बहुत जो भी दुविधा हो वो सारी दुविधाएं आपकी दूर हो जाए और आप आगे की चीज को बहुत आसानी से समझ पाए। अब देखिए, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। अब ये आपका मटेरियल था, मान लीजिए ये है, ये एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए, और यहां से यहां तक का लेंथ है आपका एल। ठीक है, अब बताइए इसका वॉल्यूम क्या होगा? अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो ए इंटू एल। वॉल्यूम क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ होगा ना, होगा। तो इसका वॉल्यूम, इस मटेरियल का वॉल्यूम तो चेंज होने वाला नहीं है। आप इसको पीट पीट के आप क्या कीजिए, इसका लंबाई बढ़ा दीजिए। लंबाई जब बढ़ेगा तो क्या घटेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया घटेगा। यदि आप इसको पीट पीट के लंबाई घटाते हैं तो लंबाई घटेगा तो क्या बढ़ेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा। लंबाई अगर बढ़ेगा तो क्या घटेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया घटेगा। क्योंकि ए इंटू एल ऑलवेज क्या होगा, वॉल्यूम किसी भी मटेरियल का कांस्टेंट होगा। जब हम ले लेंगे मटेरियल, तो मटेरियल जब हम सेलेक्ट कर लेंगे, तो जैसे ये आपका मटेरियल है तो इसका वॉल्यूम फिक्स है। अब इसको हम मार मार के लंबा कर दें तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसको मार मार के हम थोड़ा सा छोटा कर दें तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये चीज आपका ए इंटू एल ऑलवेज क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। अब इस फॉर्मूला को, ये फॉर्मूला नंबर 1 को हम लिख सकते हैं भाई, R इक्वल टू, अगर ऊपर नीचा L से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, L स्क्वायर बाय AL होगा। तो क्या हो जाएगा, रो L स्क्वायर बाय B। B क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। तो देखिए रो भी कांस्टेंट, V भी कांस्टेंट, तो R किस पे डिपेंड कर गया भाई, लेंथ स्क्वायर। R का फॉर्मूला क्या आ गया, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ स्क्वायर। यदि हम एक नंबर फॉर्मूला को A से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचा तो R बराबर क्या हो जाएगा, रो V बाय ए स्क्वायर। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट, ऊपर वाला भी कांस्टेंट, यानी R इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ, अच्छी स्क्वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। समझ में आ रही बात? तो R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। अब इस ये सारे चीज जानने के बाद जो भी सवाल इस पर होंगे वो हम लोग कुछ सवाल करेंगे, उसके बाद इसका कंसेप्ट हम लोगों का पूरा क्लियर हो जाएगा। कभी कभार सवाल आता है जो कि लंबाई को डबल कर दिया गया, एरिया क्या होगा, एरिया को घटा दिया गया तो नया रेसिस्टेंस क्या होगा। तो हम लोग वो काम आराम से कर सकते हैं। अब जैसे मान लो ये एक क्यूब है, ये आपका क्यूब है जिसका हर एक साइड क्या है, 1 मीटर। हर एक साइड क्या है, 1 मीटर। अब बताइए इसकी एरिया, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात हम करेंगे तो वो भी क्या होगा, 1 मीटर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। इसका लेंथ भी क्या होगा, 1 मीटर होगा। तो बताइए इस चीज में इसका आर किसके बराबर हो जाएगा, रो के बराबर हो जाएगा। क्योंकि आर बराबर क्या होता है, रो एल बाई एल भी 1 ए भी 1। तो आर किसके बराबर हो गया, बोलिए आर किसके बराबर हो गया, रेसिस्टिविटी के बराबर।
तो कोई भी क्यूबिक मटेरियल्स है जिसका हर एक साइड 1 मीटर का है, हर एक साइड 1 मीटर का है, तो उसका जो रो होगा वो उसके रेसिस्टेंस के बराबर होगा। वो उसके अपोजिट इंड के बीच का जो रेसिस्टेंस होगा वो उसके रेसिस्टिविटी के बराबर होगा। समझ में आ रही बात? अब आगे बढ़े। अब देखिए कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होगा भाई? कंडक्टेंस किसको बोलते हैं? इसको सबसे पहले डिनोट किससे करते हैं? जी से। क्या बोलेंगे इसको? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। ये किसका उल्टा है? रेसिस्टेंस का। यानी G इक्वल टू आपका क्या हो गया? 1/R। यानी इसको आप क्या लिख सकते हो? 1/ओम, जिसको हम लिख सकते हैं ओम टू द पावर कितना? -1। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मो। इसका यूनिट क्या है? कंडक्टेंस का यूनिट मो है या सेगमेंट्स है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? एस। ठीक है। तो कंडक्टिविटी क्या है भाई? जिस तरह कंडक्टेंस क्या है? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब क्या? रेजिस्टेंस अगर इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने में रोकता है तो कंडक्टेंस का काम क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने में वो क्या करेगा? मदद करेगा, यानी उल्टा काम करेगा। रेजिस्टेंस अगर रोक रहा है तो कंडक्टेंस क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। तो ये सपोर्टिंग एलिमेंट हो गया। रेजिस्टेंस का रोल क्या हो गया? अपोजिंग एलिमेंट्स। तो रेजिस्टेंस अपोज करेगा तो कंडक्टेंस सपोर्ट करेगा, और कंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा? साइमेंस होगा और मो होगा, ओम इनवर्स होगा। क्लियर है? ओम को उल्टा लिख सकते हो ना, MHO लिखे हैं ना। ऐसा जनरली होता नहीं है, जो कि किसी का इन्वर्स करेंगे तो उल्टा लिखा जाए। यहां पे OHM का इन्वर्स करेंगे तो क्या लिखेंगे? उसको मो। ठीक है। और इसका यूनिट होता है S। ठीक है। अब आ जाइए, कंडक्टेंस हो गया तो कंडक्टिविटी। जिस तरह से रेसिस्टिविटी होता था, पढ़े अभी हम लोग, उसी तरह से कंडक्टिविटी भी होगा। तो कंडक्टिविटी क्या होगा? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। ये किसका रेसिप्रोकल होगा? रेसिस्टिविटी का। तो रेसिस्टिविटी का उल्टा को क्या बोलेंगे हम लोग? कंडक्टिविटी। और रेसिस्टिविटी किसको बोलते हैं? रो को। रो का फॉर्मूला हम लोग क्या निकाले थे? R इंटू A/L। ठीक है सर? R इंटू A/L इज द फॉर्मूला ऑफ रेसिस्टिविटी। अभी तुरंत लिखें। ठीक है। तो रो बराबर क्या हो गया? R इंटू A/L। तो R इंटू A/L ये क्या हो गया आपका? रेसिस्टिविटी। तो कंडक्टिविटी जो है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से। तो सिग्मा बराबर क्या होगा? 1/रो। तो 1/रो बराबर क्या? 1/R इंटू A इंटू L। होगा होगा होगा। तो आप इसको लिख सकते हैं सिग्मा इक्वल टू 1/R इंटू L/A लिख सकते हैं। ये जो 1/R है, इसको आप क्या लिख सकते हो? G L/A।
तो ये किसका फॉर्मूला हो गया? 1/r किसको लिखते हैं हम लोग? कंडक्टेंस को। कंडक्टेंस को कौन चीज से डिनोट करते हैं? जी से। तो क्या हो गया? सिग्मा बराबर जी L/A। क्लियर है? तो सिग्मा बराबर हो गया जी L/A। अब बतलाइए इसका यूनिट अगर लिखना हो तो जी का यूनिट क्या होता है? सीमेंस एस। एल का यूनिट क्या होता है? मीटर। एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। कट गया, क्या हो गया? सीमेंस पर मीटर इज द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी? तो सीमेंस पर मीटर। क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ो। देखिए, combination of रेसिस्टेंस। ये कितने तरह का कॉम्बिनेशन हम लोग को पढ़ना है या पढ़ के हम लोग आए हुए? सीरीज, पैरेलल, और थर्ड वन क्या हो जाएगा? सीरीज पैरेलल। ये 3 तरह का कॉम्बिनेशन हम लोग को बेसिकली हम लोग पढ़े हुए हैं ऑलरेडी। ये सब चीज पढ़ा हुआ है, आप लोग पढ़ के आए हैं, ऐसा हम मान के चलते हैं क्योंकि आप लोगों ने 12th कर रखा है। तो फिर भी हम बता रहे हैं ताकि थोड़ा बहुत जो भी कंफ्यूजन है वो आपका क्या हो जाए? दूर हो जाए। तो पहला कॉम्बिनेशन हम लोग देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। पहला कॉम्बिनेशन क्या है आपका? सीरीज कॉम्बिनेशन। जब आप नंबर ऑफ रेसिस्टेंस को एक सीरीज में जोड़ दिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया। ये सारे रेसिस्टेंस आपस में क्या हो गए? जुड़ गए। मान लीजिए इसका मान R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये आपका R4 है, और इसको आपने क्या जोड़ दिया? एक सप्लाई जोड़ दी। अब बताइए यहां से जो करंट चलेगा I, मान लीजिए ये करंट क्या है? I है। तो ये I आया इधर, ये I। R1 से कौन सा करंट जाएगा? I। R2 से कौन सा करंट जाएगा? I। R3 से कौन सा करंट जाएगा? I। एंड R4 से कौन सा करंट जाएगा? I। तो आप देखिए सभी रेसिस्टेंस में जो करंट फ्लो कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं? सेम है। तो यदि सीरीज में आप देखिएगा, जो कि सीरीज का आपका एकदम याद रखने का चीज है, तो करंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। करंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो सभी रेसिस्टेंस में करंट का फ्लो सेम है कि नहीं है? है। अब देखिए अगर करंट सेम है, रेसिस्टेंस भी सेम रहता, यदि R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R4 बराबर R हो जाए तो रेसिस्टेंस भी सेम हो गया, तो उस केस में करंट भी सेम होगा और वोल्टेज ड्रॉप भी सेम होगा। लेकिन वो स्पेशल केस हो गया। वो केस क्या हो गया? जब रेसिस्टेंस भी सेम है। लेकिन हमको याद, बेसिकली हमको याद क्या रखना है? फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन करंट मस्ट बी सेम। करंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो करंट यदि सेम जहां भी दिखे तो आपको दिमाग में एक्सट्रैक्ट करना चाहिए, जो कि ये क्या हो सकता है? सीरीज कॉम्बिनेशन हो सकता है। अब बताइए एक चीज, ये तो हम लिख दिए। तो यहाँ पे जो इस R1 में जो ड्रॉप होगा उसको हम मानते हैं V1। तो V1 बराबर क्या होगा? IR1। ओम्स लॉ से I इंटू R1। यहाँ पे V2 बराबर I इंटू R2। यहाँ पे V बराबर V3 बराबर I इंटू R3। यहाँ पे V4 बराबर I इंटू R4।
अब बताइए ये जो V1 है, V2 है, V3 है, V4 है, वोल्टेज ड्रॉप है, ये सारे वोल्टेज ड्रॉप कहां से हो रहा है? ये सप्लाई कौन कर रहा है? V कर रहा है। तो ये V मस्ट बी सम ऑफ ऑल वोल्टेज ड्रॉप। ये V इक्वल होगा किसके बराबर? जितने वोल्टेज ड्रॉप है उसके समेशन के बराबर होगा। तो आप लिख सकते हो एनर्जी कंजर्वेशन लगा के V बराबर क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 लिख सकते हैं कि नहीं? बोलिए यस। तो बताइए ये क्या होगी? IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 प्लस IR4 ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे I कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 इज इक्वल टू क्या हो गया? V हो गया। हुआ। अब बताइए हम क्या करते हैं? ये 1 2 3 4 ये 4 पहलवान जो है आपका रेसिस्टेंस, इस 4 पहलवान की जितनी ताकत है उतना एक पहलवान हम खोज के लाते हैं बाहर से, जिस पहलवान में उतना ही ताकत हो जो ये चारों पहलवान को आपस में जोड़ने के बाद उसमें ताकत होता है। ठीक है, जब वो पहलवान हमको मिल गया, खोजने से मिल गया, तो हम क्या करेंगे भाई? ये सारे रेसिस्टेंस को हटा के वो इकलौता पहलवान को रख दें तो वो उतना ही खाएगा जितना ये चारों मिलकर खा रहा था। बोलिए, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? आर इक्विवेलेंट। या आर इक्विवेलेंट किसका है? R1 R2 R3 R4 का। तो ये इसका भी भोजन वही होगा जो वो चारों मिलके खाता था। सही बात है। तो बताइए यहाँ पे V बराबर क्या हो जाएगा? I आर इक्विवेलेंट होगा। अब बताइए यहां हम V बराबर क्या लिखेंगे? I आर इक्विवेलेंट बराबर I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो ये देखिए I क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या फॉर्मूला आ गया भाई? जो आप जान रहे हैं ऑलरेडी, सीरीज में क्या होगा? सारे रेसिस्टेंस का सम होगा। तो R इक्विवेलेंट बराबर हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ये हो गया कब? जब 4 रेसिस्टेंस है। जब n रेसिस्टेंस है उस केस में भी R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू कहां तक? Rn। अप टू कहां तक? Rn। तो R इक्विवेलेंट बराबर हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ I फ्रॉम 1 अप टू कहां तक? एंड ये किसके लिए है? फोर सीरीज कॉम्बिनेशन। यानी समेशन किस कहां से कहां? I1 से लेके हम कहां तक करेंगे? n तक करेंगे, सबको आपस में जोड़ देंगे तो वो किसके बराबर निकलेगा? R इक्विवेलेंट। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कुछ नहीं है, सभी रेसिस्टेंस का आपस में क्या है? जोड़। सभी रेसिस्टेंस को आपस में हम क्या करेंगे? जोड़ने का काम करेंगे। अब आ जाइए दूसरा कॉम्बिनेशन। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस करने का मतलब ये हो गया, ये एक रेसिस्टेंस है R1, दूसरा एक रेसिस्टेंस है R2, तीसरा एक रेसिस्टेंस है R3। मान लीजिए ये 3 रेसिस्टेंस को हमने क्या किया? एक बैटरी से जोड़ दिया। एक बैटरी से जोड़ दिया। जिस बैटरी की क्षमता कितनी है? 20 वोल्ट। बैटरी की क्षमता कितनी है? 20 वोल्ट। अब यहां देखिए आप R1 R2 R3 3 रेसिस्टेंस है। मान लो इसको ऐसे समझने का, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल।
अगर तुम यहाँ पे टिप लगा के मान लो इसमें तुम रेड कलर का वाटर डाल दो तो तुम देखोगे यहाँ ये भी रेड हो गया, ये भी रेड हो गया, ये भी रेड हो गया। अगर इसमें तुम टिप लगा के ब्लू कलर का वाटर डाल दो, ये ब्लू कलर का रंग डाल दो, तुम देखोगे यहाँ ब्लू हो गया, यहाँ भी ब्लू हो गया और यहाँ भी क्या हो गया, ब्लू हो गया। अब अगर आप इसके आगे खड़ा हो जाते हैं तो आप देखते हैं जो कि रेसिस्टेंस और बैटरी और रेसिस्टेंस के एक तरफ आपको रेड दिखाई देगा और बैटरी और रेसिस्टेंस के दूसरे तरफ आपको ब्लू दिखाई देगा। बीच में आपको सिर्फ रेसिस्टेंस दिखाई देगा और बैटरी दिखाई देगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका जो वोल्टेज है भी वही वोल्टेज इसका भी होगा, वही वोल्टेज इसका भी होगा, वही वोल्टेज इसका भी होगा। यानी ये जो नंबर ऑफ रेसिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं वो उसके अक्रॉस वोल्टेज जो होगा वो तुम्हारे सप्लाई वोल्टेज के बराबर होगा। तो फिंगर टिप रूल क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, आप हमेशा याद रखिएगा, जब नंबर ऑफ रेसिस्टेंस पैरेलल हो तो उसके अक्रॉस मिलने वाले वोल्टेज जो होंगे वो हमेशा सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो। तो फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, वोल्टेज मस्ट बी सेम, वोल्टेज मस्ट बी सेम। अब देखिए करंट भी सेम हो जाएगा कब, जब सारे रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ओम्स लॉ के हिसाब से हर एक में जो करंट जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। लेकिन ये ऐसा होता नहीं है। आप मान के चलिए ये रेसिस्टेंस सेम होना एक स्पेशल केस हो गया, रेसिस्टेंस डिफरेंट है तो इसमें करंट जाएगा, मान लीजिए I1 इसमें जाएगा, I2 इसमें जाएगा, I3, ये करंट है आपका I। तो I बराबर क्या होगा, यहां आप क्या लिखोगे, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, इसी को हम लोग KCL बोलते हैं। तो टोटल इनकमिंग करंट बराबर टोटल आउटगोइंग करंट, जो जान रहे हैं आप लोग, KCL पढ़ना भी है। तो टोटल जो इनकमिंग करंट है वो आउटगोइंग करंट के बराबर होगा। अब बताइए I1 बराबर यहाँ क्या होगा बाबू, I1 बराबर क्या होगा, V बाय R1, I2 बराबर क्या होगा, V बाय R2, I3 बराबर क्या होगा, V बाय R3। अब बतलाइए I1 बराबर क्या लिख सकते हो, V बाय R1, I2 बराबर V बाय R2 एंड I3 बराबर V बाय R3। अब इन सिमिलर वे जिस तरह से वहां आप पहलवान खोज के लाए थे इक्विवेलेंट में, उसी तरह से यहाँ भी हम लोग पहलवान खोज के लाएंगे। इसके पहलवान किसके बराबर, ये R1 R2 R3 जो पैरेलल में है, इसके बराबर सिर्फ एक रेसिस्टेंस लिखने का काम करेंगे जिसको हम बोलेंगे R इक्विवेलेंट। सप्लाई वही रहेगा, ऑब्वियसली करंट भी वही रहेगा, क्योंकि R इक्विवेलेंट जितना इसका इक्विवेलेंट है वही इसके इक्विवेलेंट है, तो करंट में कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो फ्रॉम दिस फिगर I इज इक्वल टू व्हाट, V बाय R इक्विवेलेंट होगा। अब इस मान को आप यहां पुट कर दीजिए V बाय R इक्विवेलेंट, तो आप देखेंगे V कैंसिल हो जाएगा। आपके पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1 बाय R इक्विवेलेंट बराबर 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो कि सारे रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल आपस में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी रेसिस्टेंस लगे रहेंगे उसके रेसिप्रोकल को आपस में क्या कर देना है, जोड़ देना है, तो रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट निकल जाएगा। अब बतलाइए इसी तरह से हम नंबर ऑफ रेसिस्टेंस यदि होगा, नंबर ऑफ रेसिस्टेंस यदि होगा तो क्या हो जाएगा मेरा फॉर्मूला, 1 बाय R इक्विवेलेंट बराबर 1 बाय R1, 1 बाय R2, 1 बाय R3 एंड सो ऑन 1 बाय अप टू RN। इसको हम इन जनरल क्या लिख सकते हैं भाई, समेशन ऑफ 1 बाय
आई इक्वल टू 1 अप टू कहां तक, n तक। तो ये मेरा हो गया कौन सा फॉर्मूला भाई, जो आप लोग जान रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। अब यदि आपने पैरेलल सीख लिया और सीरीज सीख लिया तो फिर सीरीज पैरेलल में कुछ है ही नहीं। सीरीज पैरेलल मतलब क्या हो गया, कुछ सीरीज रहेंगे, जैसे ये और ये सीरीज है, और यहाँ पे क्या कर दें हम, यहाँ पे क्या कर दें हम, पैरेलल कर दें। यही आपको कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, ए और बी। ये R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, R5। अब आपको बोल रहा है क्या, RAB निकालिए। क्या बोल रहे हैं, RAB निकालिए। तो सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, ये पैरेलल वाले को सॉल्व करेंगे। पैरेलल वाले को किस फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे, इस फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। अब इसका मान निकल जाएगा हमको, इसका एक R इक्विवेलेंट आएगा, वो यहां लिख देंगे। वो R इक्विवेलेंट फिर इस दोनों के साथ क्या हो जाएगा, सीरीज हो जाएगा। इस तरह से हमको RAB का मान निकल जाएगा, निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं, क्या होगा, RAB का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस क्या हो जाएगा, ये तीनों रेसिस्टेंस पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा, R1 पैरेलल R2 पैरेलल R3। इसको सॉल्व कर लेंगे। इसका फॉर्मूला आपको पता है, इसका फॉर्मूला पता है, इससे जो रेसिस्टेंस निकलेगा वो इस दोनों के साथ क्या हो जाएगा, सीरीज हो जाएगा। और फिर हमको सीरीज का फॉर्मूला भी पता है, सीरीज का फॉर्मूला पुट करेंगे, RAB निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा, यस। तो अब ये बात हम लोगों को समझ में आ गया है, या पहले से आप जान रहे हैं, हम ऐसा मान के चल रहे हैं। ये सारा चीज जो हम बता रहे हैं ये आपको पता है, लेकिन फिर भी एक रिव्यू होना चाहिए। आप आगे बहुत सारे नेटवर्क थ्योरम पढ़ने हैं जहां पे ये सब चीज का यूज आपको बहुत तेजी से और बहुत जल्दी में करना हो, ठीक है। इसके लिए हमको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अब देखिए एक चीज बतलाइए, तो ये रेसिस्टेंस है R1, ये रेसिस्टेंस है R2, और दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तो बताइए इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, ये A है और ये B है, तो आपको पूछेगा कोई RAB इक्वल टू व्हाट, सो इजी। तो क्या लिखेंगे, 1 बाय RAB बराबर 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ये लिखेंगे। तो R1 R2 का एलसीएम R1 इंटू R2 क्या हो जाएगा, बोलिए तो यहाँ पे R2 प्लस R1 होगा, बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाय RAB। क्लियर है। तो अब बताइए RAB बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा मेरा, R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2 होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा। तो अब अगर दो रेसिस्टेंस आपको कहीं भी पैरेलल में दिखे तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए R1 बराबर 2 ओम और R2 बराबर 4 ओम है, तो आप क्या करोगे, 2 इंटू 4 बाय 2 प्लस 4, यानी डायरेक्ट आप लिखोगे 8 बाय 6 ओम। इतना लिखने का कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है कि नहीं है। तो आप ये आराम से कर सकते हो दो रेसिस्टेंस में। अगर बाय द वे 3 रेसिस्टेंस रहे तब क्या होगा, क्या करेंगे, इसमें एक रेसिस्टेंस और जोड़ दीजिए। ये क्या हो गया आपका R3 हो गया, तो क्या हो जाएगा बोलिए तो यहां पे 1 बाय R3 होगा, यहां पे क्या हो जाएगा R3, लेकिन R1 R2 R3 अगर मेरा एलसीएम हो गया तो यहां पे क्या हो जाएगा, R2 इंटू R3, यहां क्या हो जाएगा R1 इंटू R3, फिर प्लस क्या हो जाएगा R1 इंटू R2। होगा कि नहीं होगा। तब क्या हो जाएगा आपका R इक्विवेलेंट, डायरेक्ट क्या लिखोगे, R
ए बी बराबर क्या लिखोगे, R1 इंटू R2 इंटू R3 बाय R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। डायरेक्ट लिखोगे ना, या तुम इसको ऐसे भी याद रखो, एक ट्रायंगल बना लो, यहाँ लिखो R1, यहाँ लिखो R2, यहाँ लिखो R3। अगर तीन पैरेलल में है तो सबसे पहली बात क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ ऑल। तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2 इंटू R3 डिवाइडेड अपॉन R1 इंटू R2, साइक्लिक ऑर्डर में चलो, R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1। हो गया, जहां से चले थे वहां पहुंच गए। तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया। कब ये फॉर्मूला यूज कब होगा, जब तीन रेसिस्टेंस आपस में क्या हो, पैरेलल हो। जब दो रेसिस्टेंस आपस में पैरेलल हो तब क्या फॉर्मूला यूज करना है वो पता है, जब तीन रेसिस्टेंस पैरेलल में हो तब क्या यूज करना है वो पता है। अब आप इतना चीज पढ़ा दिए हैं, इसको एक बार देखिए ध्यान से। अगला क्लास में फिर इसके बाद का चीज जो है, जो कुछ बचा हुआ है वो बताते हुए फिर हम लोग नेटवर्क थ्योरम शुरू करेंगे। ठीक है।